नमस्कार। वैश्विक भू राजनीति में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ ऐसा असर डाला है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक ही खबर ने बाजार में दो बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग कहानियां लिख दी। तो ये देखिए मार्च 2026 का बाजार विरोधाभास। मतलब खबर तो अच्छी थी लेकिन उसके नतीजे वो बड़े अजीब थे। एक तरफ तो स्टॉक मार्केट में एकदम जश्न का माहौल था और दूसरी तरफ हमारा रुपया दम तोड़ रहा था। आखिर ये हो क्या रहा था? यही सवाल इस पूरे विश्लेषण का केंद्र है। अब देखिए, सीधी सी बात है, युद्ध विराम की संभावना तो एक बहुत अच्छी खबर होनी चाहिए, है ना? तो फिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय रुपया अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया जबकि शेयर बाजार आसमान छूने लगा? ये एक ऐसी पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। यहां देखिए, एक ही खबर के दो बिल्कुल अलग अलग असर। एक तरफ कच्चे तेल की कीमतें गिरने से निवेशकों में एक उत्साह की लहर दौड़ गई और शेयर बाजार में हमें एक जबरदस्त रिलीफ रैली देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ विदेशी मुद्रा की भारी निकासी ने रुपए पर एक ऐतिहासिक दबाव बना दिया। अगले कुछ मिनटों में हम इसी पहेली को परत दर परत सुलझाएंगे, डालेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, बाजार के विरोधाभास, और देखते हैं कि वो कौन सी भू राजनीतिक घटना थी जिसने इस पूरे खेल को शुरू किया। सब कुछ शुरू हुआ अमेरिका के एक 15 सूत्रीय युद्ध विराम प्रस्ताव से। सिर्फ इस एक खबर ने ब्रेंट क्रूड की कीमतों को $119 प्रति बैरल के अपने चरम से गिराकर $100 से भी नीचे ला दिया। सही मायनों में ये वैश्विक बाजारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की सांस थी। लेकिन भारत में इसका असर इतना सीधा साधा नहीं था। चलिए अब दूसरे खंड पर चलते हैं और इस रस्साकशी को समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय वित्तीय बाजारों में दो एकदम अलग अलग प्रतिक्रियाएं क्यों देखने को मिली। तो रुपए पर इतना जबरदस्त दबाव बना क्यों? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहली बात तो ये कि हम अपनी जरूरत का लगभग 87% कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं। तो जब कीमतें $119 तक पहुंची, हमारा इंपोर्ट बिल आसमान छूने लगा। इसके साथ ही ग्लोबल मार्केट में डर का माहौल बना और विदेशी निवेशकों ने भारत से 97,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई डॉलर खरीदना चाह रहा था, रुपया नहीं। और इसका सीधा नतीजा, रुपया गिरकर 94.50 के अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया। तो फिर सवाल उठता है कि शेयर बाजार क्यों बढ़ा? इसका जवाब इस शानदार स्लाइड में छिपा है। देखिए, एक तरफ विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs जबरदस्त बिकवाली कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIIs और रिटेल खरीदार बड़ी तादाद में खरीदारी करके बाजार को थामे हुए थे। इस रस्साकशी ने न सिर्फ बाजार को गिरने से बचाया बल्कि एक रिलीफ रैली को भी जन्म दे दिया। 97,000 करोड़ रुपए, वो भी सिर्फ एक महीने में। ये वो रकम है जो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मार्च में भारतीय बाजारों से निकाली थी। ये आंकड़ा अपने आप में दिखाता है कि बाजार पर दबाव कितना ज्यादा था। अगर आपको इस तरह का डीप डाइव विश्लेषण पसंद आ रहा है तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस पेशकश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इस तरह की और चर्चाओं में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको चैनल पेज पर मिल जाएगा। चलिए अब समस्या से हटकर भारत के रणनीतिक समाधान की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा खंड, भारत का एनर्जी कवच। ये वो रणनीति है जो वैश्विक उथल-पुथल के बीच हमारी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। देखिए, सबसे जरूरी बात है जोखिम को कम करना। हॉर्मोज जलडमरू मध्य, जो कि एक उच्च जोखिम वाला क्षेत्र है, उस पर निर्भरता कम करने के लिए भारत ने अपने कच्चे तेल के स्रोतों में विविधता लाई है। नतीजा ये है कि अब हमारी 70% आपूर्ति इस संघर्ष क्षेत्र के बाहर से आ रही है। इसके अलावा भारत के पास एक बहुत मजबूत एनर्जी बफर है। ये आप कह सकते हैं दो परतों से बना है। पहली परत है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी SPR, जो कि भूमिगत गुफाओं में जमा किया गया आपातकालीन तेल है। और दूसरी परत है तेल कंपनियों और रिफाइनरियों के पास मौजूद कमर्शियल भंडार। इन दोनों को अगर मिला दें तो भारत के पास कुल 74 दिनों का राष्ट्रीय तेल बफर है। ये लगभग 2.5 महीने की हमारी खपत को पूरा करने के लिए काफी है, जो किसी भी आपात स्थिति के लिए एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच है। अब एक असली दुनिया के केस स्टडी देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में ईरान से 50 लाख बैरल तेल एक डिस्काउंट पर खरीदा। डील तो अच्छी थी, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। ईरान तो स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर है, तो इसका पेमेंट आखिर किया कैसे जाएगा? और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। चलिए हमारे चौथे खंड की ओर बढ़ते हैं, गुप्त रुपया पेमेंट। ये वो अनोखा तरीका है जिससे भारत वैश्विक प्रतिबंधों को दरकिनार करता है। अच्छा, इस पेमेंट की पहेली को सुलझाने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ये स्विफ्ट है क्या भला। देखिए, ये कोई पेमेंट सिस्टम नहीं है, बल्कि एक सिक्योर मैसेजिंग नेटवर्क है जो दुनिया भर के 11,000 से ज्यादा बैंकों को आपस में जोड़ता है। 2018 में ईरान को इससे अलग कर दिया गया था, जिससे उसके लिए डॉलर या यूरो में पेमेंट लेना लगभग नामुमकिन हो गया।
तो फिर इसका समाधान क्या निकला? जवाब है यूको बैंक। ये एक भारतीय सरकारी बैंक है और इसकी खास बात यह है कि इसका अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से बहुत कम लेना देना है। इसी वजह से ये अमेरिकी सेकेंडरी सैंक्शंस की चपेट में आने से बचा रहता है और इस भूमिका के लिए एकदम सही है। इस पूरे मैकेनिज्म को कहते हैं रुपया वोस्त्रो। आप इसे एक तरह का आधुनिक बार्टर सिस्टम समझ सकते हैं, जहां पैसा कभी भी भारत से बाहर नहीं जाता। चलिए इस पूरे चक्र को समझते हैं। स्टेप 1, रिलायंस ईरान से तेल खरीदता है। स्टेप 2, रिलायंस भारतीय रुपए में पेमेंट यूको बैंक में मौजूद ईरान के एक खास वोस्त्रो खाते में जमा करता है। स्टेप 3, ईरान इन रुपयों को डॉलर में नहीं बदल सकता। और स्टेप 4, ईरान इन्हीं रुपयों का इस्तेमाल भारत से ही चावल, दवाइयाँ और मशीनरी जैसा सामान खरीदने के लिए करता है। मतलब पैसा भारत में ही रहता है। तो ये सब हमें हमारे अंतिम विश्लेषण पर ले आता है। हमारा 5वां और आखिरी खंड, एक नई वित्तीय रणनीति। आइए अब स्विफ्ट और रुपया वोस्त्रो की आमने सामने तुलना करते हैं। ये टेबल दोनों सिस्टम्स के बीच के मुख्य अंतरों को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, स्विफ्ट एक ग्लोबल नेटवर्क है, डॉलर का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसमें प्रतिबंधों का बहुत बड़ा जोखिम है। दूसरी ओर रुपया वोस्ट्रो सिस्टम एक द्विपक्षीय यानी दो देशों के बीच का नेटवर्क है। ये स्थानीय मुद्रा का उपयोग करता है और प्रतिबंधों से सुरक्षित है। लेकिन हाँ, इसका सबसे बड़ा जोखिम रुपये की कीमत में गिरावट का है। तो आखिर में एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं, क्या हम एक नई भू राजनीतिक हकीकत के लिए बने वैकल्पिक और अलग-अलग वित्तीय सिस्टम्स को भरते हुए देख रहे हैं? और अंत में एक जरूरी सूचना, ये प्रस्तुति सिर्फ जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसे किसी भी तरह की निवेश सलाह ना समझा जाए। हम सेबी में पंजीकृत सलाहकार नहीं हैं, इसलिए कोई भी वित्तीय फैसला लेने से पहले हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें।